चलिए अब टाइम है क्वेश्चंस करने का। टाइम फॉर क्वेश्चंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फील्ड हेडिंग डालेंगे। टाइम फॉर क्वेश्चंस, क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस ज़्यादातर रिसेंट ईयर्स के हैं, आईटी के हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बहुत ध्यान से कीजिएगा। जो कुछ आना है सिर्फ और सिर्फ जो कुछ हम पढ़ना है इस तरह का आना है या ये ही आना है। क्लियर है? बहुत ध्यान से। चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। दो पॉजिटिव आयन हैं जिन पे चार्ज कितना है Q, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ D, और ये D डिस्टेंस पे उनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है F। तो हमें बताना है हर आयन में मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। हमें बताना है हर आयन में मिसिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो इस क्वेश्चन को पकड़ना है आपको फोर्स से। फोर्स की बात चल रही है तो फोर्स का फॉर्मूला लिखिए। इलेक्ट्रिसिटी में दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगता है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस को D से लिखा गया है तो हम भी D से लिखेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय D स्क्वायर। चार्ज दोनों का सेम दिया है। अच्छा, हमें पता है चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE। चार्ज की जगह में क्या लिख सकता हूँ? Q इज इक्वल टू NE। चार्ज की जगह में क्या लिख सकता हूँ? चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। लिख दीजिए 1/4πε0। Q1 की जगह भी NE लिखो, Q2 की जगह भी NE लिखो और D स्क्वायर की जगह D स्क्वायर लिखो। हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि N। हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि N। सॉल्व करो N के लिए, इसको ऊपर ले आओ। 4πε0 FD स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन E स्क्वायर भी कर दो, दिख रहा हो तो ये E को भी नीचे ले आए, इज इक्वल टू N स्क्वायर। क्या आ गया? 4πε0 ऊपर ले आए FD स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर इज इक्वल टू N स्क्वायर। तो मुझे बता N क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ले लो। N आ जाएगा रूट ऑफ 4πε0 F इंटू D स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर। क्या आ जाएगा? अभी D स्क्वायर को चाहो तो रूट से बाहर ले सकते हो, E स्क्वायर को रूट से बाहर ले सकते हो, 4 को रूट से बाहर ले सकते हो, लेकिन आंसर कुछ इस तरह से दिए हैं। रूट है यानी इन तीनों में आएगा। FD स्क्वायर है, ये FE स्क्वायर है, तो ये तो गलत हो गया। ये तो है ही गलत, रूट नहीं दिख रहा होगा आपको। ये देखो 4πε0 FD स्क्वायर बाई E स्क्वायर यानी C। तो फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक चालू होती है और चार्ज से Q इक्वल्स टू NE। तो शुरुआती सवाल कुछ इस तरह के बनेंगे, बिल्कुल सिस्टमेटिक हम करेंगे। तो शुरुआती सवाल कुछ इस तरह के बनेंगे, ध्यान से देखिए। क्लियर है? आंसर आ गया C। आंसर आ गया C। नेक्स्ट, दो पॉइंट चार्ज हैं A और B। एक पे पॉजिटिव चार्ज है +Q, एक पे नेगेटिव चार्ज है -Q। आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट और इनके बीच में फोर्स लग रहा है F। दो चार्ज है +Q और -Q, इनके बीच का डिस्टेंस कुछ हमें रखना है, इनके बीच का फोर्स लग रहा है F। अब हमें दिया 25% चार्ज A का B में चला गया, तो अब नया फोर्स बताइए। A का 25% चार्ज किस में चला गया? B में चला गया, तो अब नया फोर्स बताइए। तो ध्यान से देखिए, परसेंट की बात है तो शुरू में चार्ज 100 मान लो। ये A है परसेंट, परसेंट मतलब ही होता है पर 100। A पे चार्ज मान लो +100, B पे चार्ज मान लो -100। A पे चार्ज मान लो 100%, सेंट मतलब ही होता है 100। A पे पॉजिटिव चार्ज मान लिया, दोनों पे इक्वल मानना है Q और -Q। एक पे 100, एक पे -100। अब मुझे बताओ A से मुझे 25% चार्ज इसमें ट्रांसफर करना है, तो A पर बचेगा बाद में 75। A पर क्या बचेगा? 100 में से 25 घटा दो, तो वो 25 कहाँ जाके ऐड हो जाएगा? B में।
वो 25 कहाँ जाके ऐड हो जाएगा, बी में, तो बी का चार्ज हो जाएगा -100 + 25 यानी -75। दिख रहा है? जब ए से 25% हमें बी में करना है तो ए का कितना हो गया, मैं लिख देता हूँ 100 - 25। ए का 25% कम करना है मुझे तो +75, और वो 25% मुझे बी में जोड़ना है तो -100 + 25 यानी -75। तो जो चार्ज पहले 100 और -100 थे वो हो गए +75 और -75। हमें पता है फोर्स प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के यानी Q1 Q2 के। हमें पता है फोर्स प्रोपोर्शनल होता है। अभी सारे सवाल फोर्स के चल रहे हैं। लेसन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फील्ड। लेसन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फील्ड। अभी फोर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं तो शुरू का फॉर्मूला बन जाएगा F1/F2 = शुरू में प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस कितना है देखो तो 100 × 100। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव तो बस फोर्स का नेचर बताता है। जैसे पॉजिटिव है नेगेटिव तो अट्रैक्शन फोर्स, अब ये 75 और -75 तो ये भी अट्रैक्शन फोर्स, मतलब फोर्स का नेचर नहीं बदलेगा। अपॉन बाद के चार्ज कितने हैं 75 और 75। इसे सॉल्व कीजिए बेटा F2 के लिए, इससे सॉल्व कीजिए F2 के लिए। 25 से काट दो 4 × 3 = 25 से काट दो 4 × 3 = F1 मुझे दिया है F, F2 मुझे निकालना है, ऊपर आ गया 16 नीचे आ गया 9, F2 आ गया 9/16 ऑफ F। F2 कितना आ गया 9/16 ऑफ F। F2 कितना आ गया 9/16 ऑफ F। F2 कितना आ गया 9/16 ऑफ F यानी कि C। F2 कितना आ गया 9/16 ऑफ F यानी कि C। F2 कितना आ गया 9/16 ऑफ F यानी कि C। F2 कितना आ गया 9/16 ऑफ F यानी कि C। क्लियर है? तो शुरुआती चार्ज कितना मानना है 100 और -100, और फिर क्या करना है 25% इसमें ट्रांसफ़र कर देना है। तो इसका 75 और इसका 125 नहीं होगा, इसका 75 होगा और उसका -75 होगा। -75 क्यों देख लो, -100 शुरू में था +25 और आ गया तो -75। तो F2 आ गया 9/16 ऑफ F। F2 कितना आ गया बेटा बोलेंगे 9/16 ऑफ F। क्लियर है? अगला, ये सारे क्वेश्चन फोर्स के हो रहे हैं। लेसन का नाम ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फील्ड। फोर्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस आप कीजिएगा, है ना। अगला है एक चार्ज है Q, उसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए। एक Q, ये भी बहुत कॉमन सवाल है, होप आप सबको आता होगा ये। Q और Q - Q, एक चार्ज है उसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए, एक स्मॉल q, तब एक स्मॉल q हो गया तो दूसरा टुकड़ा कितना हो जाएगा Q - Q। अब मुझे चार्ज के 2 टुकड़े कुछ इस तरह से करने कि उन 2 टुकड़ों के बीच में मैक्सिमम फोर्स लगे। तो मुझे टुकड़े कैसे कैसे करने पड़ेंगे वो बताना है, मैं लिखवा भी दूंगा। इस चार्ज को मुझे 2 टुकड़ों में तोड़ना है, तो वो 2 टुकड़े कौन कौन से हों कि चार्ज के बीच में लगने वाले, दोनों चार्जों के बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो। चलिए फोर्स का फॉर्मूला बोलिए, कोई कांस्टेंट के इंटू Q1 यानी Q इंटू Q2, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। F = K Q1 Q2/R², K यानी 1/4πε0, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। तो K Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q - Q, R² की जगह R², K Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q - Q, R² की जगह R²। तो फोर्स आ गया दिख रहा हो तो K/R², ब्रैकेट खोल दो तो QQ - Q²। तो ये जो 2 टुकड़े हुए उनके बीच में इतना फोर्स लग रहा है, जो भी 2 टुकड़े किए हमने चार्जेस के उनके बीच में इतना फोर्स लग रहा है। अब हमें बात करना है मैक्सिमम फोर्स की, अब हमें बात करना है मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन मींस मैक्सिमम फोर्स की। तो मैक्सिमम मिनिमा का बेसिक आपको आना चाहिए। कोई भी चीज मैक्सिमम या मिनिमम तब होती है जब उसका डिफरेंशिएशन 0 हो।
तो इसको मैं क्या करने वाला हूँ, डिफ्रेंशिएट करके जीरो करने वाला हूँ, मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ कहानी लिख दीजिए, होप आपको पता होगी। पहले तो चलो डिफरेंशियल करो। डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो भी लिख देता हूँ, स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में कर लो। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर लो, स्मॉल क्यू के। तो इस स्मॉल क्यू का हो जाएगा 1 और क्यू स्क्वायर का हो जाएगा 2q। कुल मिला के मैं करने क्या वाला हूँ, df बाय dq निकाल रहा हूँ, यानी डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। तो k बाय आर स्क्वायर बाहर, q भी बाहर, स्मॉल q का हो गया 1 और q स्क्वायर का हो गया 2q। होप आपको डिफरेंशियल आता है। k बाय आर स्क्वायर बाहर, कैपिटल Q भी बाहर, स्मॉल q का हो गया 1 और q स्क्वायर का हो गया 2q। अब एक रूल होता है, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंशिएशन को जीरो कर दो। तो लिखो फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। इतना लिख के आपको नहीं करना है, आपको तो डायरेक्ट करना है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, ये df बाय dq को जीरो कर दीजिए। df बाय dq इज इक्वल टू जीरो, आंसर आ जाएगा। चलिए करिए, आंसर दिख रहा होगा, k बाय आर स्क्वायर q माइनस 2q, k बाय आर स्क्वायर q माइनस 2q इज इक्वल टू जीरो। k बाय आर स्क्वायर भी जीरो के पास गया, q माइनस 2q इक्वल टू जीरो, q इज इक्वल टू 2q। क्या निकालना क्या एग्जैक्टली यही आंसर दिया है, q इक्वल टू 2q। तो ये आंसर आ गया बेटा, ये q इक्वल टू 2q आंसर आ गया, आगे सॉल्व नहीं करना है। कुल मिला के ये रहता है, मैं कहानी सुना दूं कि चार्ज, कोई भी चार्ज हो, अगर उसके दो इक्वल टुकड़े किए जाएं तो फिर उनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होता है। किसी भी चार्ज के क्या किए जाएं, दो इक्वल टुकड़े, जैसे कोई चार्ज है Q, तो इसके अगर दो इक्वल टुकड़े करें Q बाय टू, तो फोर्स जो है वो मैक्सिमम आता है, याद रखो। किसी भी चार्ज के अगर दो इक्वल टुकड़े किए जाएं तो फोर्स मैक्सिमम आता है। किसी भी चार्ज के अगर दो इक्वल टुकड़े किए जाएं तो फोर्स मैक्सिमम आता है। ये याद भी रखोगे तो चलेगा। अब जैसे यही सवाल था, डायरेक्ट कर सकते थे कि ये दोनों टुकड़े इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल कर दो। Q को इक्वल कर सकते थे Q माइनस Q के, है ना, बस आंसर आ जाता। देखो Q इक्वल टू 2Q, इतना करना ही नहीं पड़ता। तो याद रखो, किसी भी चार्ज के अगर दो इक्वल टुकड़े करें, किसी भी चार्ज के दो इक्वल टुकड़े करें, फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन चार्ज इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अगर चार्ज को दो इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं तो फोर्स मैक्सिमम होता है। तो अगर ये लॉजिक आपको पता होता है तो इतनी कहानी आपको करनी ही नहीं पड़ती। एक बार और समझ लीजिए, इतना लगा फोर्स, फिर इसको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में। तो स्मॉल क्यू का डिफरेंशियल 1 हो गया, क्यू स्क्वायर का 2q हो गया। मैक्सिमम रिपल्शन के लिए क्या करो, इसको जीरो कर दो तो q इक्वल्स टू 2q हो गया। शॉर्टकट जिन बच्चों को आता है तो उनका आंसर सिर्फ इतने से आ गया होगा। याद रखिएगा, किसी भी चार्ज के अगर दो इक्वल टुकड़े करते हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होता है। किसी भी चार्ज के अगर दो इक्वल टुकड़े करते हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होता है। क्लियर है? चलिए आगे कीजिए। हाँ, ये टू आइडेंटिकल टेनिस बॉल्स हैविंग मास m, मास कितना है m है, चार्ज कितना है q है, इसको सस्पेंड किया है थ्रेड से जिसकी लेंथ कितनी है l है। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन व्हेन ईच थ्रेड मेक स्मॉल एंगल विद द वर्टिकल। ये नीट में बहुत आ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, नीट में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, बहुत ध्यान से कीजिएगा। इससे मिलते जुलते नीट में देख लीजिएगा कई क्वेश्चंस हैं। क्या कहा जा रहा है, दो टेनिस बॉल हैं, एक मान लो यहाँ, एक मान लो यहाँ, उनके बीच का सेपरेशन मान लो कितना x है, उनके बीच का सेपरेशन मान लो कितना x है, और डोरी की लेंथ कितनी है l है, डोरी की लेंथ कितनी है l है, और क्या कह रहे हैं, इक्वल एंगल बना रहे हैं विथ व्हेन ईच थ्रेड। ठीक है, ये बॉल भी थीटा का एंगल बना रही है,
और ये बॉल भी थीटा का एंगल बना रही है वर्टिकल से, है ना। तो हमें बताना है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन, मीन्स हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। दो टेनिस की बॉल्स हैं, वो इक्विलिब्रियम में है ना, यानी या ना नीचे आ रही है ना ऊपर जा रही हैं। ऐसे कैसे संभव है, देखो इसका बना रहे हैं, ये टेंशन इधर काम करेगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, इस तरफ क्या आएगा टी कॉस थीटा, टेंशन का कॉस वाला कंपोनेंट, नीचे क्या आएगा बॉल का वेट यानी mg। तो जो टी कॉस थीटा है वो वेट को बैलेंस करेगा, जो टी कॉस थीटा है वो किसको बैलेंस करेगा, वेट को। होप आपको रेड कलर दिख रहा हो। ये टेंशन का एक कंपोनेंट है टी कॉस थीटा, वो बैलेंस करेगा वेट को। टेंशन का एक कंपोनेंट है टी कॉस थीटा, वो बैलेंस करेगा वेट को। एंगल तरफ क्या कंपोनेंट आता है, टी कॉस थीटा। और एंगल की तरफ, एंगल की दूसरी तरफ क्या कंपोनेंट आता है, टी साइन थीटा। एंगल की दूसरी तरफ क्या कंपोनेंट आता है, टी साइन थीटा। एंगल के दूसरी तरफ क्या कंपोनेंट आता है, टी साइन थीटा। ये बैलेंस करेगा इलेक्ट्रिकल फोर्स को, ये बैलेंस करेगा इलेक्ट्रिकल फोर्स को, इसीलिए बॉल ना दूर जा पा रही है ना पास आ पा रही है। देख लीजिए ध्यान से, ये टी, ये थीटा, इसके थीटा होने से ये थीटा। इस तरह के क्वेश्चन रिसेंट ईयर्स में भरे हुए हैं नीट में। टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा वेट को, टी साइन थीटा बैलेंस करेगा mg को। चलिए इक्वेशन, और टी साइन थीटा बैलेंस करेगा इलेक्ट्रिकल फोर्स को। तो टी साइन थीटा को किसके इक्वल कर दो, टी साइन थीटा को किसके इक्वल कर दो, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर के, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स के यानी क्या 1/4πε0, बाद में लिख देंगे। टी साइन थीटा को किसके इक्वल कर दो, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर के। और टी कॉस थीटा को किसके इक्वल कर दो, mg के। टी कॉस थीटा को किसके इक्वल कर दो, mg के। टी कॉस थीटा को किसके इक्वल कर दो, mg के। टी कॉस थीटा को किसके इक्वल कर दो, mg के। डिवाइड कर दीजिए, तो टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कॉस आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू, बिल्कुल स्लो करा रहा हूं मैं, टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर mg। टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा, दिख रहा हो तो, के क्यू स्क्वायर। मुझे सॉल्व करना है इसे x के लिए। अब ध्यान से सुनो, इस ट्राइंगल में एक ट्राइंगल भी बन रहा है, टेन थीटा लगा दो। अच्छा एक और चीज दिया है कि स्मॉल एंगल है, स्मॉल एंगल है यानी टेन थीटा की जगह सिर्फ थीटा लिख सकते हैं। स्मॉल एंगल दिया है, टेन थीटा की जगह सिर्फ थीटा लिख दो। तो थीटा बराबर हो गया के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर mg। थीटा बराबर क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर mg। और थीटा को हटा दो आर्क बाय रेडियस से, इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर। एंगल का फॉर्मूला पता होगा, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब देखो एंगल के सामने वाला आर्क होता है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा आर्क, x/2। रेडियस यानी लेंथ, रेडियस यानी लेंथ, लेंथ के अलोंग कर रहा है, तो आर्क की जगह x/2, रेडियस की जगह लेंथ। आर्क की जगह लिखो x/2, रेडियस की जगह लेंथ, इज इक्वल टू के की वैल्यू डाल दीजिए। चलिए अब के की वैल्यू डाल दो, 1/4πε0, के की वैल्यू है ये क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर mg। 2 से ये काट दो, 2 एक्स क्यूब आ गया, एक्स क्यूब इक्वल टू क्यू स्क्वायर एल बाय 2πε0। ये एक्स है ना, यहाँ तो कुछ नहीं है, 2πε0 mg। ऐसा निकालना क्या एग्जैक्टली किस फॉर्म में आंसर दिया है वो देख लेते हैं। x निकालना है तो क्यूब रूट आएगा, तो ये तो गलत हो गया, पावर 1/2 है तो ये तो कैंसिल हो गया। ऊपर क्या आ रहा है देखो, ऊपर क्या आ रहा है देखिए,
क्यू स्क्वायर एल, क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर वाला भी गलत हो गया, ये दोनों भी गलत हो गए, ये पहले ही गलत है तो ये आंसर होगा, है ना। ऊपर देखो क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर नहीं आ रहा, ऊपर क्या आ रहा है क्यू स्क्वायर एल, तो लिख दूं x इक्वल टू क्या हो गया क्यूब रूट ऑफ क्यू स्क्वायर एल बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी होल की पावर 1/3, ये आंसर बेटा क्यू स्क्वायर एल बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी होल की पावर 1/3, पहले ही हमने टिक कर दिया है 2 पाई एप्सिलॉन, हाँ सॉरी 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 वो तो कट चुका था पहले ही। कौन सा आंसर होगा ये क्यू स्क्वायर एल बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी यानी डी, इसका आंसर होगा डी। बहुत ध्यान से, आपको लग रहा होगा कि ये टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये नीट में 2 से 3 बार आ चुका है, ये या इससे मिलता जुलता, ये थ्रेड वाले क्वेश्चंस, बॉल को लटकाने वाले क्वेश्चंस, ये नीट में रिसेंट ईयर्स में 2 से 3 बार आ चुके हैं। बहुत ध्यान से, टी साइन थीटा बैलेंस करेगा इलेक्ट्रिकल फोर्स को और टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा वेट को, डिवाइड कर दो, छोटा एंगल दिया है तो टेन थीटा की जगह थीटा लिख दो और थीटा की जगह लिख दो आर्क बाय रेडियस यानी x/2/l और सॉल्व करो x के लिए तो आंसर आया डी, है ना। बस इसी पेज को लिख दे रहा हूँ, टेन थीटा की जगह मैंने क्या लिखा था x/2 इंटू एल बराबर k की जगह k की वैल्यू डाल दो k क्यू स्क्वायर बाय, पीछे वाले पेज तक जाने की जरूरत ही नहीं है, तो इसे मैंने सॉल्व किया किसके लिए x के लिए, तो आंसर आया डी, आंसर आया डी। बहुत ध्यान से तो ये सारा कुछ चल रहा है हमारा फोर्स के लिए, ये सारा कुछ हमारा फोर्स के लिए चल रहा है, बहुत स्लो करा रहा हूं मैं, सबको समझ में आना चाहिए। स्क्वायर बनाना एक, ये मैंने स्क्वायर बनाया, दो अपोजिट कॉर्नर्स पे मुझे रखना है चार्ज कैपिटल क्यू, तो ये दो अपोजिट कॉर्नर्स पे मैंने रख दिए चार्ज कैपिटल क्यू, पॉइंट्स को नाम दे दो चाहो तो ए बी सी डी, ये चार्ज क्यू यहाँ रख दिया, चार्ज क्यू यहाँ रख दिया ए पे सी पे, और बचे हुए दो अपोजिट कॉर्नर्स पे छोटा क्यू रख दिया, बी और डी पे रख दो छोटा क्यू यहाँ, छोटा क्यू यहाँ, क्लियर है। तो दो कॉर्नर्स पे क्या रखें, दो अपोजिट कॉर्नर्स पे क्या रखें कैपिटल क्यू और दो अपोजिट कॉर्नर्स पे क्या रखें स्मॉल क्यू। अब कोई भी एक बड़े क्यू चार्ज को ले लो और ये दिया है कि इस पे नेट फोर्स लग रहा है 0, मान लो इस चार्ज की बात कर रहे हैं तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 दिया हुआ है तो हमें क्यू बाय क्यू का रेशो निकालना है, हमें इस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स 0 दिया हुआ है। ध्यान से देखो, इस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स क्या आएगा, सबसे पहले जरा इन दोनों की बात करो, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा और ये वाला चार्ज भी इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा, दिख रहा हो तो, इस चार्ज की बात हम कर रहे हैं, है ना। इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 करना है, इस फोर्स को मान लेता हूं मैं F1 नाम दूं, इस फोर्स को नाम दे देता हूं मैं F2 नाम दूं, ये भी इसे रिपेल कर रहा है, ये भी इसे रिपेल कर रहा है, तो F और दोनों के बीच का डिस्टेंस x मान लेता हूँ, स्क्वायर की लेंथ, F1 और F2 इक्वल है, किसके इक्वल है दिख रहा हो तो, के कैपिटल Q इंटू स्मॉल क्यू बाय एक्स स्क्वायर के, F1 और F2 किसके इक्वल है, के कैपिटल Q इंटू स्मॉल क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और जैसा कि दिख ही रहा है कि ये दोनों 90 पे हैं, जैसा कि दिख ही रहा है तो ये दोनों 90 पे हैं, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 कैसे आएगा, रूट के अंदर F रिजल्टेंट है ये, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, तो दोनों तो बराबर ही हैं, रूट के अंदर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यानी लिखूं तो F√2, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है F1 और F2 का, तो F की जगह F की वैल्यू डाल दो, तो F1 और F2 में बस √2 का और इंटू कर दो, तो √2 के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर, अभी तक का काम कीजिए, ये रिजल्टेंट है किसका, F1 और F2 का, ये रिजल्टेंट है किसका, F1 का और F2 का,
ये इसे दूर फेंक रहा है, ये भी इसे दूर फेंक रहा है ना, तो कुल मिला के ये दूर जाएगा, कुल मिला के क्या होगा, ये दूर जाएगा, है ना, ये दूर ऐसा बेटा, ये ऐसे ऐसे, तो ये दूर जाएगा, ये एफ रिजल्टेंट की डायरेक्शन है। अब इसे कौन बैलेंस करेगा, नेट फोर्स तो जीरो करना है, इसे बैलेंस करेगा इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स। इसे कौन बैलेंस करेगा, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स। ये डिस्टेंस कितना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल तो सकते ही हो, x√2। ये डिस्टेंस कितना है, x√2। तो इनके बीच में मान लेते हैं फोर्स का कितना काम कर रहा है, F3। तो F3 बैलेंस करेगा F1 और F2 के रिजल्टेंट को, तब ये इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। F3 बैलेंस करेगा F1 और F2 के रिजल्टेंट को, तब ये इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। तो मुझे बता F3 की वैल्यू कितनी होगी, K Q1 यानी Q, Q2 यानी Q अपॉन डिस्टेंस यानी x√2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, KQ² बाय 2x²। कौन सी इक्वेशन, चौथी, KQ² बाय 2x² हो गया। फिर से समझ लो, रेड पेन दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये A और C के बीच में लगने वाला फोर्स F1 और F2 को बैलेंस करेगा। A और C के बीच में लगने वाला फोर्स मैंने F3 मान लिया, तो F3 बराबर क्या हो गया, KQ³ बाय x√2 का स्क्वायर, क्या हो गया, KQ² बाय 2x²। क्या हो गया बेटा, बोलेंगे KQ² बाय 2x²। अब आपको क्या करना है, ये F3 को इक्वल कर दो किसके, F रिजल्टेंट के, और सॉल्व करो किसके लिए, कैपिटल Q बाय स्मॉल q के लिए। बहुत ध्यान से, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को, अभी पूरे फोर्स के इक्वेशन चल रहे हैं, रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज भी इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा, कुल मिला के इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। अब ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को अगर अट्रैक्ट करेगा, तो फिर इनका रिजल्टेंट जीरो आएगा, तो फिर इनका रिजल्टेंट जीरो आएगा। या ये सोचो कि इसको अगर ये फोर्स बैलेंस करेगा तो इनका रिजल्टेंट जीरो आएगा। तो KQ² बाय 2x² को किसके इक्वल कर दूं मैं, KQ² बाय 2x², इसको मैं किसके इक्वल कर दूं, √2 KQ³ बाय x², √2 KQ³ बाय x² के। तो x² से x² कैंसिल, q से q कैंसिल, k से k कैंसिल। मुझे किसका रेशियो निकालना है वो देखूं, कैपिटल Q बाय स्मॉल q का। तो कैपिटल Q बाय स्मॉल q का रेशियो आ गया 2√2। कैपिटल Q बाय स्मॉल q का रेशियो कितना आ गया बेटा, बोलेंगे 2√2। कैपिटल Q बाय स्मॉल q का रेशियो कितना आ गया, 2√2। तो 2√2 तो एक ही आंसर है, नेगेटिव में। नेगेटिव का ये मतलब है कि दोनों चार्जेस जो हैं कैपिटल Q और स्मॉल q, उनमें से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव। हमें तो रेशो निकालना है, तो रेशो तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो 2√2 आंसर यानी ए। कैपिटल Q बाय स्मॉल q क्या आ गया, 2√2 यानी ए। बहुत ध्यान से कीजिए, बहुत ध्यान से कीजिए। क्लियर है? अगला देखिए, ये भी कॉमन क्वेश्चन है आया हुआ। मैं बड़ी फिगर बना देता हूं, एक -Q1 है, +Q2 है कि -Q3 है। यहां रखा है -Q1, यहां रखा है +Q2, यहां रखा है -Q3। एक बार और देख लेते हैं, बिल्कुल आराम आराम से कीजिए। ये सब फोर्स के क्वेश्चन जा रहे हैं। -Q1 +Q2 -Q3, ये डिस्टेंस B, ये डिस्टेंस है एंगल थीटा, नीचे का डिस्टेंस B है, ये डिस्टेंस B है, ये डिस्टेंस A है और एंगल थीटा है। हमें क्या निकालना है वो पढ़ें, x कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन -Q1। कुल मिला के ये बेटा कि हमें इस -Q1 पर लगने वाले फोर्स का x कंपोनेंट निकालना है। ध्यान से सुनना,
ये माइनस Q1 है, ये प्लस Q2 है, तो प्लस वाला चार्ज माइनस वाले चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स मान लो F1 है। ये माइनस Q1 और प्लस Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, F1। और ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। F1 की वैल्यू क्या होगी, दिख रही हो तो, K Q1 Q2 बाय बी स्क्वायर। F1 की वैल्यू क्या होगी, K Q1 Q2 बाय बी स्क्वायर, दिख रहा हो तो। F1 की वैल्यू क्या होगी, K Q1 Q2 बाय बी स्क्वायर। F1 की वैल्यू क्या होगी, K Q1 Q2 बाय बी स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये वाला नेगेटिव इस वाले नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर फेंकेगा। ये इसकी डायरेक्शन होगी F2, दिख रहा है, ये इसकी डायरेक्शन होगी F2 की। अब मुझे बताओ कि F2 का एंगल तरफ क्या कंपोनेंट आएगा। F2 का इधर फिगर बना दो, ये थीटा तो ये भी थीटा। F2 का एंगल तरफ क्या कंपोनेंट आएगा, F2 cos थीटा, है ना। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, तो F2 का क्या कंपोनेंट आएगा इस तरफ, F2 cos थीटा। और एंगल के दूसरी तरफ क्या कंपोनेंट आएगा, यानी F1 की डायरेक्शन में हो जाएगा F2 sin थीटा। तो हमें एक्स एक्सिस की बात करना है, यानी हमें सिर्फ F2 sin थीटा की बात करना है, दिख रहा है। और ये भी दिख रहा होगा कि F2 sin थीटा इसमें ऐड होगा। कुल मिला के F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K Q1 Q3 बाय ए स्क्वायर। हमें निकालना है एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो ये देखो F1 तो था ही बेटा एक्स डायरेक्शन में, F2 लेकिन एक्स डायरेक्शन में नहीं है। F2 का चक्कर समझो, माइनस वाले ने माइनस को रिपेल किया, ये एंगल थीटा तो ये F2 cos थीटा, और ये इस तरफ F2 sin थीटा। तो ये F1 और F2 sin थीटा को जोड़ दो, F1 प्लस F2 sin थीटा आ जाएगा। F1 कितना है, K Q1 Q2 बाय बी स्क्वायर, प्लस F2 कितना है, K Q1 Q3 बाय ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये आंसर है बेटा। एक्स कंपोनेंट फोर्स कितना लग रहा है माइनस Q1 चार्ज पे, K Q1 Q2 बाय बी स्क्वायर प्लस K Q1 Q3 बाय ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। आंसर पे टिक करिए। पहले तो ये कि नेगेटिव वाले काट दो, नेगेटिव वाले काट दो। Q2 के नीचे क्या आ रहा है, बी स्क्वायर, और Q3 साइन थीटा बाय ए स्क्वायर। Q2 के, अच्छा कॉमन चीजें भी काट दो, क्योंकि प्रोपोर्शनल की बात है, तो KQ1 काट दो। तो क्या प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, Q2 बाय बी स्क्वायर प्लस Q3 बाय ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। फोर्स निकालना नहीं है, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है वो देखना है। तो Q2 बाय बी स्क्वायर प्लस Q3 बाय ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो कॉस वाला भी नहीं आएगा, तो Q2 बाय बी स्क्वायर प्लस Q3 बाय ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। आंसर आ गया बी, आंसर आ गया बी। बहुत ध्यान से आंसर आ गया बी, बहुत ध्यान से कीजिए। आंसर आ गया बी। क्लियर है। इस पर लगने वाले फोर्स का एक्स कंपोनेंट निकालना था हमें। एक्स कंपोनेंट ये तो इसे डायरेक्टली अट्रैक्ट करेगा और ये इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसका क्या आएगा, साइन वाला कंपोनेंट आएगा। आंसर आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ये सारा कुछ हो रहा है आपका फोर्स का। ये देखिए, ये इस साल आईआईटी मेन का क्वेश्चन है 2021 का। बहुत ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड दी है 150 वाई स्क्वायर जे, मतलब ये वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये इस सरफेस को काटेगी और इस सरफेस को काटेगी, दिख रहा होगा। अच्छा, साइड ऑफ द क्यूब दी है 0.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है 0.5 मीटर। साइड ऑफ द क्यूब क्या दी है 0.5 मीटर।
तो क्या निकालना है, चार्ज इनसाइड द क्यूब इज। तो ये शेडेड रीजन में हम पॉइंट ले लेते हैं ए, और ये ऊपर वाला पॉइंट ले लेते हैं बी। तो मुझे बताओ ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, कितनी दी है 150 वाई स्क्वायर। तो 150 इंटू 0 का स्क्वायर यानी 0। क्यों वाई 0 क्यों लिया, क्योंकि देखो बेटा ये नीचे ही है ना, लाइन पे ही कोइंसाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस पे ही है, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी कितनी आएगी, सेम फार्मूला लगाओ 150 वाई स्क्वायर। तो 150 वाई स्क्वायर कितना है 0.5 का स्क्वायर। जब बी पॉइंट की बात करेंगे तो वाई कितना लेंगे 0.5, 0.5 यानी 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो ये आ गया 75/2। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 0, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 75/2। ए पे फ्लक्स कितना आ जाएगा, फ्लक्स एट ए, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए, तो 0 क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। और बी पे फ्लक्स कितना आ जाएगा, सेम फॉर्मूला ई है, ई कितना निकाला है 75/2। और एरिया कितना हो जाएगा इस सरफेस का, ये जो शेडेड सरफेस है इसका एरिया कितना हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर है ना, एल स्क्वायर होता है यानी 1/2 का स्क्वायर। तो 75/8 आ गया। फ्लक्स की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फ्लक्स आ गया बेटा, मतलब यहां कोई फ्लक्स नहीं है इस सरफेस पे, यहां इतना फ्लक्स है। कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है, फाइव बी में से फाइव ए घटा दो, फाइव ए तो 0 ही है, तो 75/8 कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है 75/8। अब हमें निकालना क्या एग्जैक्टली, अब देखो चार्ज निकालना है हमें। फ्लक्स और चार्ज में क्या रिलेशन होता है, 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज। फ्लक्स और चार्ज में क्या रिलेशन होता है, 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज। फ्लक्स और चार्ज में क्या रिलेशन होता है, गॉस थ्योरम आ गई है। तो चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा फ्लक्स इंटू ε0। चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्लक्स इंटू ε0। फ्लक्स कितना है 75/8 और ये 8.8 इंटू 10 की पावर -12। 8 से काट दो 1.1, तो 75 इंटू 1.1 लगभग कितना मान ले 80 मान लेते हैं, इंटू 10 की पावर -12। तो लगभग अगर आंसर दूर के हैं तो चल जाएगा, पास के हैं तो फिर और सॉल्व करते हैं एग्जैक्ट। 8 इंटू 10 की पावर -11 आ रहा है, 8.3 इंटू 10 की पावर -11 यानी ए। 8.3 इंटू 10 की पावर -11 कूलम यानी ए। बहुत ध्यान से देखिए, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है लेटेस्ट इसी साल 2021 में। क्या निकाला मैंने, सबसे पहले ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, कैसे, इस फॉर्मूले से y की जगह 0 लिख दिया। फिर मैंने निकाली बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे, y की जगह 0.5 लिख दिया। जब मेरे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैंने दो फ्लक्स निकाले, फ्लक्स एट ए, फ्लक्स एट बी। जब मेरे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैंने दो क्या निकाले, फ्लक्स निकाले। फिर चेंज इन फ्लक्स निकाला है φ2 - φ1 से, और जो भी चेंज इन फ्लक्स आया उसे इक्वल कर दिया 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज के। जो भी फ्लक्स आया उसे इक्वल कर दिया 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज के। जो भी फ्लक्स आया उसे इक्वल कर दिया किसके बेटा बोलेंगे, 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज के। और चार्ज के लिए सॉल्व किया तो आंसर आ गया ए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है m, चार्ज कितना है q। पहले कैसा है, रेस्ट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है। तो y डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना है। फिर से पढ़िए क्वेश्चन, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, शुरुआत में वो रेस्ट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो y डिस्टेंस चलने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना है।
y डिस्टेंस चलने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना है। कैसे निकलेगी ध्यान से देखिए, कैसे निकलेगी ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड से ही चालू कीजिए। क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स इक्वल टू क्या आ जाता है, क्यू ई। फोर्स की जगह क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, बराबर ये स्मॉल क्यू लिखना है इनटू ई। तो एक्सेलरेशन निकाल लो, क्यू ई बाय एम। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्यू ई बाय एम। देखो कहाँ से सवाल स्टार्ट करना है, ई से। ई बराबर क्या होता है, एफ बाई क्यू। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई। एफ की जगह क्या लिखा है, एम ए बराबर क्यू ई। ए बराबर क्या लिखा बेटा, बोलेंगे क्यू ई बाय एम। अब मुझे एक इक्वेशन आती है वो लगा दो, क्योंकि डिस्टेंस की बात है। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर को वी स्क्वायर लिखो, इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है 2। ए की जगह लिखो क्यू ई बाय एम, एस की जगह लिखो y, डिस्टेंस दिया हुआ है y। इसी को जमा लो, एम वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 क्यू ई वाई। 2 को भी अपॉन में ले आओ, तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा क्यू ई वाई। हाफ एम वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा क्यू ई वाई। तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी क्यू ई वाई। हाफ एम वी स्क्वायर क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी क्यू ई वाई। देख लीजिए कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चन चालू करो, एफ बाई क्यू। तो एफ इक्वस टू क्यू ई, तो एम ए इक्वस टू क्यू ई, तो ए इक्वस टू क्यू ई बाई एम। फिर इक्वेशन लगा दो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर, यू स्क्वायर की जगह 0, 2 की जगह 2, एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन की वैल्यू, डिस्टेंस की जगह y। सॉल्व किया काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई क्यू ई वाई, यानी आंसर आ गया ए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। 3 चार्ज की बात करना है, एक प्लस क्यू, एक -2q, एक प्लस क्यू। प्लस क्यू कहाँ रखा है, 0a0 पे, -2q 0 0 0 पे, और a0 0 पे। फिगर बनाना पड़ेगी बेटा। ये x एक्सेस है, y एक्सेस है, z एक्सेस ऐसी होती है, ये बोर्ड पे नहीं बना सकते हम। एक चार्ज तो 0 0 0 पे रखा है, कौन सा 0 0 0 पे कौन सा रखा है, सेकंड वाला, यानी -2q। -2q चार्ज यहाँ रखा है, और एक प्लस क्यू रखा है 0a0 पे, 0a0, यानी y कोऑर्डिनेट ही है प्लस क्यू। यहाँ कहीं आएगा 0a0, यहाँ पर रखा है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। और एक रखा है a0 0 पे, कौन, प्लस क्यू। a0 0 यानी यहाँ a डिस्टेंस पे। तो -2q चार्ज कहाँ रखा है, 0 0 0 पे। प्लस क्यू चार्ज कहाँ रखा है, 0a0 पे। और प्लस क्यू चार्ज एक और कहाँ रखा है, a0 0 पे। ध्यान से देखो, ये चार्ज इक्वल, और -2q को तोड़ लो, -q और -q में, -2q को तोड़ लो -q और -q में, है ना। तो देखो एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, ये डायपोल बना लेंगे प्लस क्यू और -q। और इसी तरह ये भी एक डायपोल बना लेंगे प्लस क्यू और -q। दो डायपोल बन गए जो आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये प्लस क्यू ने -q के साथ एक डायपोल बनाया, और ये प्लस क्यू ने -q के साथ एक डायपोल बनाया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी a है। तो यहाँ का डायपोल मोमेंट कितना हो गया, इसको P1 से लिख देते हैं। डायपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो Q इनटू a। अच्छा, यहाँ का डायपोल मोमेंट कितना हो गया, चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो वही Q इनटू a। तो दो डायपोल हैं, तो दो डायपोल मोमेंट आ गए। और जैसा कि दिख रहा है, एक डायपोल मोमेंट ऐसा होगा, डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये जो P होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है।
एक डायपोल मोमेंट आ गया Q इंटू ए, एक और डायपोल मोमेंट आ गया Q इंटू ए, और जैसा कि दिख रहा है दोनों परपेंडिकुलर हैं यानी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। P रिजल्टेंट क्या आएगा, रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, है ना, दोनों इक्वल है तो रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, तो ये आ जाएगा P रूट 2। P कितना है, Q इंटू ए इंटू रूट 2, ये आंसर आ गया डायपोल मोमेंट। अब मुझे बताओ एक ऐसा है एक ऐसा है, एक मिनट, आंसर क्या आ गया, क्यू ए रूट 2, क्यू ए रूट 2 2 में दिया है बेटा, बल्कि 3 में दिया है, ये कट गया है ना, ए में, सी में और डी में, तो ये आंसर होगा। अब इनका रिजल्टेंट होगा किस डायरेक्शन में वो ध्यान से समझो, दूसरे पेन से समझाता हूं। एक ऐसा है y एक्सिस के अलोंग, एक ऐसा है z एक्सिस के अलोंग, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, कहीं बीच में होगा। इनका रिजल्टेंट क्या होगा, P जो रिजल्टेंट है वो कहाँ होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज कैसा होता है, ऐसा यानी कैसा पढ़ो, पहला क्या है, 0 0 0 और a 0 को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग, बिल्कुल ठीक, ये 0 0 0 है और a xy प्लेन है, तो यहाँ कहीं आएगा a 0, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगा। जो P रिजल्टेंट होगा वो 0 0 0 और a 0 0 को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगा, a 0 को, a 0 यानी x और y तो है, z नहीं है, तो आंसर आएगा a, आंसर आएगा a। इसमें दिया x डायरेक्शन, इसमें दिया y डायरेक्शन, ये तो वैसे ही काट सकते हो ना, जो है रिजल्टेंट ऐसा होगा ना ऐसा होगा, रिजल्टेंट तो बीच में होगा, बीच में होगा यानी 0 0 0 और a 0 को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, 0 0 0 और a 0 को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। बहुत ध्यान से, कुल मिला के डायपोल पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बनने चाहिए। ये एक दो क्वेश्चन है जो डायपोल के हैं। अगला क्या है, एक डायपोल लेना है, ये डायपोल लिया हमने, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना है किसी पॉइंट पे, पॉइंट P है कहाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, यानी यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो डायपोल के इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एक्सिस पर कितना होता है, मैं रिवाइज करा देता हूँ, K 2P बाय आर क्यूब, इक्वेटर पे कितना होता है, K इंटू P बाय आर क्यूब, एनी पॉइंट पे कितना होता है, सब याद होने चाहिए बेटा, K इंटू P बाय आर क्यूब, और रूट के अंदर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ये थीटा के एंगल पे होता है। एक्सिस पे कितना होता है, K इंटू 2P बाय आर क्यूब, याद होना चाहिए। इक्वेटर पे कितना होता है, K इंटू P बाय आर क्यूब, और एनी पॉइंट पे क्या होता है, K इंटू P बाय आर क्यूब, रूट के अंदर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। हमें बात करना है इसकी, इक्वेटर की, तो इक्वेटर पे क्या होता है, K इंटू P बाय आर क्यूब, तो इक्वेटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो P के प्रोपोर्शनल है और आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी आंसर आ जाएगा डी, आंसर आ जाएगा डी, P के प्रोपोर्शनल और आर के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, P के प्रोपोर्शनल और आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, नोट कीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है यानी P, ये में दिया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट -I - 3J + 2K इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर, है ना, और ये ओरिजिन पे रखा हुआ है, ये जो भी डायपोल मोमेंट है ये क्या है, ओरिजिन पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डायपोल के कारण, कहाँ पर, कोई एक पॉइंट दिया है R = I + 3J + 5K पे, और R.P = 0 दिया है, R.P = 0 दिया है, इसका क्या मतलब है कि R परपेंडिकुलर है P के, मतलब डायपोल के इक्वेटर पे निकालना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड।
आर और पी परपेंडिकुलर हैं, मतलब हमें डायपोल के इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। थोड़ा फिगर बना के एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक डायपोल बना दो, उसका सेंटर रख देना ओरिजिन पे, उसका सेंटर रख देना ओरिजिन पे। ये डायपोल है, कुछ भी दे दो, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। आपको पता होना चाहिए पी की डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, पी की डायरेक्शन क्या होती है, ये रेड पेन कम दिखता है बेटा बोर्ड पे, ध्यान से, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ। और ये कोई एक पॉइंट है यहाँ पे i + 3j+5 के, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इक्वेटर पे है। ये कैसे पता चला मुझे, क्योंकि r.p 0 रहता है। तो यहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और बस उसकी डायरेक्शन निकालना है, वैल्यू नहीं निकालना, बस उसकी डायरेक्शन निकालना है। शायद आपने याद किया हो, जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहाँ क्या रखते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहाँ क्या रखते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये है E1 की डायरेक्शन। नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ये है E2 की डायरेक्शन। नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ये है E2 की डायरेक्शन। और ये इन दोनों का रिजल्टेंट रहेगा, है ना। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर लगाएं तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट रहेगा। फिर से समझ लो, मुझे कैसे पता चला कि इक्वेटर पे निकालना है, क्योंकि मुझे दिया है r.p = 0। तो पॉजिटिव वाले ने पॉजिटिव को, जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी रहती है वहाँ क्या रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ध्यान से कीजिए, अब मैं कुछ नए क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको। नेगेटिव वाले ने पॉजिटिव को क्या किया, अट्रैक्ट किया। तो ये है E2 की डायरेक्शन। तो जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। और P की डायरेक्शन मैंने अभी बताई है, ये माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो जो रिजल्टेंट है वो देखो P के अपोजिट है। जो रिजल्टेंट है वो P के अपोजिट है। तो P दिया है ये -i + 3j+2k। जो इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट है वो अपोजिट है P के। देखो जो ER है, E रिजल्टेंट है, वो P के अपोजिट है। कितना इजी क्वेश्चन है ये। तो -i - 3j+2k का अपोजिट कर दो, यानी सबके साइन बदल दो। क्या आंसर आएगा, -i का अपोजिट, -i का अपोजिट i, -3k का अपोजिट +3j और 2k का अपोजिट -2k। तो इस डायरेक्शन में रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसकी डायरेक्शन निकल आई, ई की डायरेक्शन निकल आई। कैसे निकल आई, पी का साइन चेंज कर दी है। देख लो, पी उस तरफ है, ई इस तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकली, पी की डायरेक्शन चेंज कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। i + 3j - 2k, यानी आंसर आ गया सी। i + 3j - 2k यानी आंसर आ गया सी। क्लियर है, आंसर आ गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट वाला है। दो स्टेटमेंट दिए हैं बेटा, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसे किसी हॉलो स्फीयर के सेंटर पर रखा। इलेक्ट्रिक डायपोल यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, +q - q। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसे कहाँ रखा, हॉलो स्फीयर के सेंटर पे। तो फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर इज 0। जो स्फीयर से निकलने वाला फ्लक्स है वो तो 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि चार्ज नेट 0 है। नेट चार्ज कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के देखो 0, तो फ्लक्स 0। लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि प्लस के कारण भी होगी, माइनस के कारण भी होगी। सिर्फ एक चार्ज होता तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती। फ्लक्स तो 0 होगा क्योंकि चार्ज नेट 0 है। तो ये स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है, ये सही है स्टेटमेंट 1, कि अगर एक डायपोल को हम हॉलो स्फीयर के अंदर रख दें तो बाहर निकलने वाला फ्लक्स तो 0 होगा,
लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। अब स्टेटमेंट 2 देखिए, इफ आर, अब ये सॉलिड स्फीयर है, ध्यान रखना, इफ आर इज द रेडियस ऑफ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर एंड क्यू इज द टोटल चार्ज ऑन इट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर अगर लेस देन आर है तो क्या जीरो होती है? सॉलिड स्फीयर के, ये सॉलिड स्फीयर है, क्या इसके अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है? नहीं। कितनी होती है? याद आए तो फॉर्मूला 1/4πε0 QR/r³। अगर हॉलो स्फीयर होता तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती, सॉलिड स्फीयर है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, बल्कि कितनी होती है? 1/4πε0 QR/r³। क्यू तो चार्ज होता है, आर ये डिस्टेंस होता है और बड़ा आर ये रेडियस होता है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती। तो स्टेटमेंट 2 तो कह रहा है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 2 गलत है। तो ये है बेटा, पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट गलत। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कीजिएगा। कौन सा आंसर आएगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है, जबकि स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। अब सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, लेटेस्ट हैं, ध्यान से कीजिए। 2 पॉइंट चार्जेस मुझे रखना है, एक √10 माइक्रोकूलम का और एक -25 माइक्रोकूलम का। कहाँ रखना है? एक्स एक्सिस पे रखना है। कितने डिस्टेंस पे रखना है? 1 मीटर और 4 मीटर के डिस्टेंस पे। और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, टफ क्वेश्चन है बेटा ये, y = 3 पे, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है y = 3 पे। कितने चार्ज हैं मेरे पास? 2 चार्ज हैं, +10 माइक्रोकूलम और -25 माइक्रोकूलम। कहाँ रखना है उन्हें? 1 मीटर और 4 मीटर पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कितने मीटर के डिस्टेंस पे? 3 मीटर के डिस्टेंस पे। सवाल टफ है, अच्छा खासा टफ है, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, थोड़ा सा लेंदी है। 2 चार्ज रख दो, एक चार्ज रखा है कितना? √10 माइक्रोकूलम, यानी √10 × 10⁻⁻6 कूलम। कितने डिस्टेंस पे रखा है? 1 मीटर के डिस्टेंस पे, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मीटर बनाओ। ये हो गया एक चार्ज। ये दूसरा चार्ज है -25 माइक्रोकूलम, -25 × 10⁻⁻6 कूलम। कहाँ रखा है? ये 4 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है, तो ये 4 मीटर के डिस्टेंस पे रखो। और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है y = 3 मीटर पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 है। यहाँ पे कोई पॉइंट P है और पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मुझे बताओ, ये 3 है, अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा? थोड़ा डायरेक्ट करना, ये 3 है, ये 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा √10। और ये 4 है, ये 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा 5। अब ये छोटी छोटी चीजें करके नहीं दिखाऊंगा, दिख रहा है? ये 3, ये 1, पाइथागोरस थ्योरम से ये √10, और ये 4, यहाँ से यहाँ तक 4 है, और ये 3, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस कितना आ गया? 5। इस एंगल को कुछ भी कह दो, अल्फा कह दो, इस एंगल को क्या कह दो? बीटा कह दो। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो वेक्टर फॉर्म में दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दी है। पहले तो मैं इस चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ। क्या फॉर्मूला होता है? इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं नाम दूंगा E1, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैं नाम दूंगा E2। क्लियर है? अब देखना बेटा, E1 की वैल्यू बोलो, 9 × 10⁹, चार्ज कितना है? √10 × 10⁻⁻6, दिख रहा हो तो, अपॉन डिस्टेंस कितना है? √10, तो स्क्वायर करेंगे तो 10। अब इसे सॉल्व कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए। ये -6 से 9 कट गया, 3 बचा, एक 0 से एक 0 कट गया, 2 बचा। बहुत ध्यान से सॉल्व करना बेटा, ज़्यादा रफ कैलकुलेशन की तो दिक्कत होगी। तो ये आ गया, E1 की वैल्यू मुझे दिख रही है 900 √10, यूनिट वनिट नहीं लिख रहा हूँ मैं। अब मुझे बताओ E2 की वैल्यू, E2 यानी इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो 9 × 10⁹ वो तो रहेगा,
चार्ज कितना है 25 इंटू 10⁻⁻⁶, और डिस्टेंस कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। डिस्टेंस कितना है 5, तो डाटा कुछ ऐसे देते हैं कि चीज़ें जल्दी सॉल्व हो। 25 से 25 कट गया तो ये आ गया 9000, दिख रहा हो तो। ये सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 9000, चलिए यूनिट बोल देता हूँ, न्यूटन पर कूलम लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए। अब मुझे बताना, अब ध्यान से, बहुत ध्यान से, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी रहती है वहां पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। तो पॉजिटिव वाला, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये है इवन की डायरेक्शन, ये है इवन की डायरेक्शन, दिख रहा हो तो ध्यान से देखो, इसका एक्स कंपोनेंट नेगेटिव आएगा। इवन को जब मैं रिजॉल्व करूंगा तो इवन कॉस अल्फा इस डायरेक्शन में आएगा। मैं दूसरे पेन से बना देता हूं इससे समझ में आए। ये क्या कंपोनेंट आएगा, E1 कॉस अल्फा, जो दिख रहा होगा नेगेटिव एक्स की तरफ, और इस तरफ क्या कंपोनेंट आएगा, E1 साइन अल्फा, जो दिख रहा होगा पॉजिटिव वाई की तरफ। E1 का एक्स वाला कंपोनेंट नेगेटिव है और वाई वाला कंपोनेंट पॉजिटिव है। डायरेक्शन कैसे दी, फिर से समझो, बेस अच्छा रखो बिल्कुल। पॉजिटिव वाले ने पॉजिटिव को रिपेल किया, ये है इवन की डायरेक्शन, इसके दो टुकड़े किए, इसके दो टुकड़े किए। एक्स वाला टुकड़ा नेगेटिव आ रहा है और वाई वाला टुकड़ा पॉजिटिव आ रहा है, दिख रहा हो तो। इसी तरह E2 बोलो, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये है E2 की डायरेक्शन। इसको इस तरफ रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, E2 कॉस बीटा यानी पॉजिटिव साइड, और दूसरा कंपोनेंट इसका आएगा E2 साइन बीटा यानी नेगेटिव वाई की तरफ। फिर से समझ लो, नेगेटिव वाले ने पॉजिटिव को पास खींचा। अब इसके दो कंपोनेंट करेंगे, थोड़ा सा लेंदी हो गया सवाल। तो E2 कॉस बीटा पॉजिटिव एक्स और E2 साइन बीटा नेगेटिव वाई। तो नेट रिजल्ट कैसे आएगा, ध्यान से देखो। नेट अब वो निकालना पड़ेगा बेटा। इस ट्राइंगल में कॉस अल्फा निकालो, बेस बाय हाइपो, बेस है 1 और हाइपो है √10। इसी ट्राइंगल में साइन अल्फा निकालो, परपेंडिकुलर बाय हाइपो की जरूरत पड़ेगी 3/√10। थोड़ा सा लेंदी हो चुका है सवाल। इसी तरह कॉस बीटा निकालो बड़े ट्राइंगल से, कॉस बीटा बेस बाय हाइपो 4/5, और साइन बीटा निकालो, साइन बीटा आएगा कितना, परपेंडिकुलर बाय हाइपो 3/5। चलो एक आध वो करके देख लें, 81 63 81 -27 -81 + 27 माइनस, रिपीट हो रहे हैं बेटा, दोनों निकालने पड़ेंगे। चलिए मैं बताता हूं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। E1 कॉस अल्फा इधर है, E2 कॉस बीटा उधर है। क्या करूं मुझे बताओ, एक इधर आ रहा है एक इधर जा रहा है, दोनों को मैं घटाऊंगा। तो E1 कॉस अल्फा माइनस E2 कॉस बीटा करो, E1 कॉस अल्फा माइनस E2 कॉस बीटा करो, EX आ जाएगा E1 कॉस अल्फा माइनस E2 कॉस बीटा। माइनस क्यों किया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हैं। E1 है 900√10, कॉस अल्फा है 1/√10। थोड़ा सा लेंदी है, मैं बार बार कह रहा हूं। E2 कितना है 9000 और कॉस बीटा कितना है 4/5। तो 9000, चाहे तो इतने से आंसर आ सकता है और नहीं तो y कंपोनेंट भी निकालना पड़ेगा। 5 से काटिए, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 0 0। पहले उसे लिख दो क्योंकि वो बड़ा है। 7200 माइनस 900 कितना आ जाएगा, 6300 पॉजिटिव में, 6300 है ना। बड़े में से ही छोटा घटाएंगे
तो 6300 आ रहा है बेटा, 6300 आ रहा है, 6300। देखिए एक्स कंपोनेंट क्या कहीं पर है, 6300 बिल्कुल है, ये 63 इंटू 10 की पावर 2, तो बस यही आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, ध्यान से देखिए। है कुछ नहीं, दो चार्ज थे, एक चार्ज यहाँ रखा था, एक चार्ज यहाँ रखा था, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल ली, और फिर मुझे बताना है इन्हें वेक्टर फॉर्म में। तो देखो बेटा, पॉजिटिव वाले ने पॉजिटिव को दूर फेंका, इसका कॉस वाला कंपोनेंट इधर आएगा, साइन वाला कंपोनेंट उधर जाएगा, और नेगेटिव वाले ने पॉजिटिव को पास खींचा, इसका कॉस वाला कंपोनेंट इधर और साइन वाला कंपोनेंट नीचे। तो जरा कॉस वाले कंपोनेंट की बात करें तो एक उधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, तो दोनों को घटा दिया, बड़ा माइनस छोटा ही करेंगे, तो आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, आंसर पॉजिटिव में आ रहा है 6300, 6300 आई, तो आंसर आ गया ए। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिएगा, अगर टफ लगे तो निसंकोच छोड़ दीजिएगा बेटा, अगर टफ लगे तो निसंकोच इसे छोड़ दीजिएगा, है ना, थोड़ी सी लेंथ इसकी ज्यादा है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला, ये तीन चार्जेस दिए हैं, प्लस क्यू माइनस 2q, तो ये पूरे सिस्टम का डायपोल मोमेंट बताना है, तो वही किया करो, इस माइनस 2q को तोड़ लो, माइनस क्यू और माइनस क्यू में स्लैश बना देता हूं, तो एक डायपोल बन गया ये प्लस क्यू और माइनस क्यू का, इसका डायपोल मोमेंट कितना आ गया, क्यू इंटू एल, और एक डायपोल मोमेंट बन गया ये प्लस क्यू और माइनस क्यू का, इसका भी आ गया क्यू इंटू एल, है ना, और ये क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो हमें क्या बताना है, इसका रिजल्टेंट निकाल लो बेटा, कि दो चीजें हैं और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर लगा दो बेटा, P बराबर क्या होगा, रूट के अंदर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा, ये लगा दीजिए बेटा, 2P1 P2 cos थीटा, कितना आ जाएगा, P1 स्क्वायर कितना है, QL, तो Q स्क्वायर L स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर L स्क्वायर प्लस 2 इंटू QL इंटू QL इंटू कॉस 60 होता है हाफ, एंगल 60 हो जाएगा बेटा, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया 3Q स्क्वायर L स्क्वायर, है ना, एक ये, तो ये आ गया QL रूट 3, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, कुछ इस तरफ, यानी नेगेटिव y की तरफ, है ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है, एक इधर था एक इधर था, तो जो रिजल्टेंट है वो नीचे तरफ जाएगा, वैसे भी QL रूट 3 एक में ही दिया है, QL रूट 3 एक में ही दिया है, तो वही आंसर हो जाएगा। नेगेटिव में क्यों है, क्योंकि वो नेगेटिव y की तरफ है, देखो रिजल्टेंट इस तरफ है, इसका डायपोल मोमेंट कितना हो गया QL, उसका कितना हो गया QL, एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, क्या लगा दिया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, क्या लगा दिया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स लगा दिया। क्लियर है, अगला क्वेश्चन करते हैं। A charge q is placed at a distance of a/2 from the center of the square surface of edge A। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, कितना q, तो चार्ज से निकलेगा फ्लक्स कितनी डायरेक्शन में, छह डायरेक्शन में, है ना, इधर भी ऊपर से भी, कितने फेस होते हैं क्यूब के, 6 फेस होते हैं, तो हमें तो बस एक फेस से जाने वाला फ्लक्स निकालना है। कोई भी मैं चार्ज रखूं, इस कमरे में कोई चार्ज लाके रखूं मैं, तो छत से भी फ्लक्स जाएगा, जमीन से भी फ्लक्स जाएगा, और चारों दीवारों से भी फ्लक्स जाएगा, 6 टुकड़ों में डिवाइड होता है, जबकि ये तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, सब जानते होंगे, और मुझे सिर्फ निकालना है एक से, तो फ्लक्स टोटल कितना होता है, 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज, तो फ्लक्स थ्रू वन सरफेस कितना हो जाएगा, इसे 6 से डिवाइड कर दो, बिल्कुल इजी सा सवाल, फ्लक्स थ्रू वन सरफेस कितना हो जाएगा,
इसे 6 से डिवाइड कर दो, तो 1/6 ऑफ 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज। 1/6 ऑफ, ये फ्लक्स जैसा दिख रहा है, चार्ज बना लो इसे, 1/6 ऑफ 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज। क्या आंसर आ जाएगा? Q/6ε0 यानी बी। Q/6 एक में ही है, 6ε0 यानी बी, है ना। ये चार्ज को ही रखा है तो पूरा का पूरा फ्लक्स इससे ही नहीं जाएगा। चार्ज के चारों तरफ एक इमेजिनरी क्या इमेजिन करो, क्यूब, तो फ्लक्स जो है 6 सरफेस से जाएगा, जबकि हमें किससे निकालना है? सिर्फ एक सरफेस से। तो 6 सिर्फ एक सरफेस से निकालना है, तो 6 से डिवाइड करो। नोट करो बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, फिक्स डायपोल मोमेंट है P, which makes an angle theta with respect to x axis। डायपोल मोमेंट है P, वो x एक्सिस के साथ थीटा का एंगल बना रहा है। When subjected to इलेक्ट्रिक फील्ड, दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक है EI मतलब x एक्सिस के अलोंग, और एक है कितना, इसके कारण टॉर्क लग रहा है टाउ के, और एक है √2 EI, ये है y एक्सिस के अलोंग, इसके कारण टॉर्क लग रहा है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा? डायपोल रुक जाएगा, दिया हुआ है τ1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ τ2, तो एंगल निकालना है। तो इसमें आपको याद हो शायद टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म, वो अगर याद है तो इजी पड़ेगा। टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म मैं समझा देता हूँ, इजी है, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। टेंजेंट लॉ उन जगह एप्लीकेबल होता है जहाँ दो मैग्नेटिक फील्ड हों, तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लगा देंगे B और H। टेंजेंट लॉ उस जगह एप्लीकेबल होता है जहाँ दो मैग्नेटिक फील्ड हों और दोनों परपेंडिकुलर हों। टेंजेंट लॉ कब एप्लीकेबल होता है? दो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट हो और दोनों परपेंडिकुलर हों, तब टेंजेंट लॉ लगता है। अब ऐसी जगह अगर हम कोई निडल लटका दें, मान लो ये मैंने निडल लटका दी, अभी सब लिखवा भी देता हूँ, ये मैंने निडल लटका दी, क्या होगा? ऐसी जगह मैंने निडल लटकाई है जहाँ दो मैग्नेटिक फील्ड, या कह सकते हो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो निडल ऑसिलेट करेगी और रुकेगी, और रुकते टाइम अगर वो H के साथ थीटा एंगल बना रही है, अगर रुकते टाइम वो H के साथ थीटा एंगल बना रही है, इफ मैग्नेटिक निडल एट इक्विलिब्रियम, if magnetic needle at equilibrium makes an angle theta with H, makes an angle theta with H, then टेंजेंट लॉ ये होता है बेटा B/H, ये हमेशा tan थीटा के इक्वल होता है। B/H ये हमेशा tan थीटा के इक्वल होता है। B/H ये हमेशा tan थीटा के इक्वल होता है। ये टेंजेंट लॉ होता है बेटा। मतलब किस फील्ड को ऊपर और किस फील्ड को नीचे रखते हैं, जिसके साथ एंगल बन रहा हो उसको नीचे रखते हैं, ध्यान रखना। डिनोमिनेटर में कौन रहता है? जिसके साथ एंगल बन रहा हो। डिनोमिनेटर में कौन सी फील्ड होती है? जिसके साथ एंगल बनता है। तो B/H इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। डिनोमिनेटर में कौन सी फील्ड को रखना है? जिसके साथ एंगल बनता हो। इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है ये, ध्यान से। डिनोमिनेटर में कैसे रखना है? जिसके साथ एंगल बनता हो। तो अभी क्या है, ध्यान से देखो, एक x एक्सिस के अलोंग है, एक y एक्सिस के अलोंग, यानी टेंजेंट लॉ लग सकता है। E1 x एक्सिस के अलोंग है, मैं फिगर बना के समझाता हूँ। वही सेम टेंजेंट लॉ वाला है। E1 ये है, E2 ये है। E1 है ये, E2 ये। और अच्छा, डायपोल किसके साथ एंगल बना रहा है? डायपोल जो है x एक्सिस से एंगल बना रहा है। डायपोल जो है x एक्सिस यानी E1 से एंगल बना रहा है, ये थीटा का एंगल बना रहा है। तो टेंजेंट लॉ क्या कहेगा? ये E2 है बेटा, E1 नहीं है। x एक्सिस के साथ डायपोल एंगल बना रहा है, तो फॉर्मूला बनेगा E2/E1,
जिसके साथ एंगल बनता है उसे डिनोमिनेटर में लेते हैं, जिसके साथ एंगल बनता है उसे डिनोमिनेटर में लेते हैं। तो E2/E1 इज tan थीटा। अब E2 कितना है, √3E1 दिख रहा हो तो E2 को लिखो √3E1 बाय E1 इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा आ गया √3, थीटा आ गया 60 डिग्री। तो मैग्नेटिज्म में टेंजेंट लॉ भी पढ़ना, उसका इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज है। E1 के साथ अगर थीटा एंगल बन रहा है तो E2/E1 जिसके साथ एंगल बनता है वो डिनोमिनेटर में रहता है, जिसके साथ एंगल बनता है वो डिनोमिनेटर में रहता है। E2/E1 tan थीटा के इक्वल आएगा। E2 है √3E1/E1 इज tan थीटा। तो थीटा आ गया 60 डिग्री। क्लियर है? देखिए कोई ऑप्शन है? हाँ जी, सी, थीटा आ गया 60 डिग्री। तो ये एक नई एडिशनल चीज है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, थ्योरेटिकल एक हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? क्वेश्चन पढ़ो ही नहीं, पहले रिजल्ट लिख लो। इनसाइड 0 होती है, सरफेस पे कितनी होती है? 1/4πε0 Q/r²। बाहर कितनी होती है? ई आउटसाइड कितनी होती है? 1/4πε0 Q/r²। ग्राफ कैसा आता है डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का? पहले बेस, ये ब्रेक होता है ग्राफ, और फिर ऐसा यहां से यहां तक ब्रेक रहता है, इस तरह का ग्राफ आता है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर के मैंने सारे रिजल्ट रिवाइज किए। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। डिक्रीजेज एट आर, ये अंदर की बात हो रही है। आर इज लेस देन आर में डिक्रीज होती है? नहीं। इंक्रीजेज एज आर, अंदर पे इंक्रीज होती है? नहीं। जीरो, अंदर जीरो होती है? बिल्कुल ठीक। जीरो एज आर इंक्रीजेस फॉर आर इज लेस देन आर, मतलब अंदर जीरो होती है और फिर बाहर निकलने पे फिर डिक्रीज करती है। ये बिल्कुल ठीक है। तो आंसर आ गया सी, इसीलिए इसका ग्राफ ऐसा आता है ना। अंदर तो पूरी तरह से जीरो होगी, सरफेस पे मैक्सिमम होगी और बाहर निकलने पे नॉन यूनिफॉर्मली कम होगी। अंदर जीरो होगी, सरफेस पे मैक्सिमम होगी और बाहर निकलने पे नॉन यूनिफॉर्मली कम होगी। बाहर निकलने पे नॉन यूनिफॉर्मली कम होगी, यानी आंसर आ जाएगा सी। बाहर निकलने पे नॉन यूनिफॉर्मली कम होगी, यानी आंसर आ जाएगा सी। क्लियर है? अगला क्या है? दो पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस हैं। लाइन चार्जेस ध्यान रखना, दोनों की लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? प्लस लेमडा। इसकी भी कितनी है? प्लस लेमडा। और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2r। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ठीक बीचों बीच, ठीक बीचों बीच यानी r के डिस्टेंस पे। ये तो ओरली निकल जाएगी। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहती है वहां मैं रखता हूं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी रहती है वहां मैं क्या रखता हूं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा, और पॉजिटिव वाला फिर पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। अच्छा, दोनों की लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम आएंगी, डिस्टेंस भी सेम, लेमडा भी सेम। कुल मिला के ये कि E1 और E2 एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और आंसर आएगा 0। E1 और E2 एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और आंसर आएगा 0। E1 और E2 एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। क्लियर है? पॉजिटिव वाले ने पॉजिटिव को रिपेल किया, पॉजिटिव वाले ने पॉजिटिव को रिपेल किया। दो इलेक्ट्रिक फील्डें और ऐसी ऐसी हैं, दोनों इक्वल और अपोजिट हैं। तो ई नेट कितना आ जाएगा बेटा? बोलेंगे 0। ई नेट कितना आ जाएगा बेटा? बोलेंगे 0। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए।
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, शेल है, शेल, और कहाँ निकालना है? एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2, अभी बताया था, यानी अंदर, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो बड़ा आसान सा आंसर 0। शेल के अंदर r/2 यानी अंदर का डिस्टेंस हो गया, 3r/2 यानी बाहर का डिस्टेंस है ना, रेडियस का 1.5 गुना यानी बाहर, और रेडियस का आधा यानी अंदर। रेडियस का 1.5 गुना यानी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई होने दीजिए, हमें निकालना कहाँ है? r/2 यानी अंदर, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बेटा? बोलेंगे 0। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। चार्ज बॉल है, इस बॉल की बात हो रही है, ये एक चार्ज बॉल है, मैं बड़ा कर देता हूं। ये इक्विलिब्रियम में है किसी कंडक्टिंग शीट से, तो शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी की हमें बात करना है, सिग्मा की हमें बात करना है, और ये बताना है कि ये किसके प्रोपोर्शनल होगी। और ये क्या है? एस क्या है? एक डोरी है, तो डोरी में क्या प्रोड्यूस होगा? टेंशन, ये है टी, इसके थीटा होने से ये कितना हो जाएगा? ये भी थीटा। इस तरफ क्या कंपोनेंट आएगा? टी कॉस थीटा। इस तरफ क्या कंपोनेंट आएगा? टी साइन थीटा। इसका वेट कहाँ काम करेगा? mg, है ना। इस तरह के सवाल हमने किए हैं पिछले। टेंशन के 2 कंपोनेंट करो तो टी कॉस थीटा अक्सर वेट को बैलेंस करता है, और टी साइन थीटा किसे बैलेंस करेगा? ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिकल फोर्स को। चलिए यहीं से करना चालू करते हैं। टी साइन थीटा किसे बैलेंस करेगा? इलेक्ट्रिकल फोर्स को। तो टी साइन थीटा इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना होता है? QE। और शीट के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग? कंडक्टिंग, यानी 2 तरफ चार्ज होगा, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद है एक के कारण कितना होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 के कारण 2 बार लगाएंगे, तो कितना आ जाएगा? ये 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 कट गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो Q सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई कि टी साइन थीटा इसे Q सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, और टी कॉस थीटा वेट को बैलेंस किए हुए, तो टी कॉस थीटा बराबर क्या है? mg। टी कॉस थीटा वेट को बैलेंस किए हुए, तो टी कॉस थीटा बराबर mg। टी साइन थीटा कितना है? Q सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और टी कॉस थीटा कितना है? mg। डिवाइड कर दो दोनों को, 1 डिवीजन 2, इस तरह के सवाल ऐसे ही होते हैं। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये 1 को मैंने डिवाइड किया है 2 से, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या? Q सिग्मा बाय mg एप्सिलॉन नॉट, Q सिग्मा बाय mg एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया tan थीटा बराबर Q सिग्मा बाय mg एप्सिलॉन नॉट। एग्जैक्टली पूछा क्या है हमसे कि सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल है? साइन की, tan की, कॉस की, कॉट। क्या दिख रहा है आपको? सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल है? सिग्मा प्रोपोर्शनल है tan थीटा के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल है? सिग्मा प्रोपोर्शनल है tan थीटा के, यानी आंसर आ गया बी। सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल है? सिग्मा प्रोपोर्शनल है tan थीटा के। क्लियर है? तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फील्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। में आपको फोर्स, फील्ड और गॉस थ्योरम पढ़ना है। बहुत ध्यान से कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और जो कुछ आएगा, जितना आपको बताया गया, इसमें से आएगा, इसके जैसा आएगा। क्लियर है? अगले चैप्टर तक के लिए गुड बाय बच्चों।